हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चलता आपका अनसॉल्व पेपर, यानी कि अनसॉल्व पेपर सन 2020। और इस समय सेट नंबर चल रहा है आपका चौथा, क्योंकि 3 सेट आपके समाप्त हो चुके हैं और आज हम इसका 5वां पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी कह सकते हैं कि 10वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसको आप कह सकते हैं वोकैबुलरी भी कह सकते हो, क्योंकि आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज जो आपका टॉपिक चलेगा उसमें कह सकते हैं कि 14 नंबर का पार्ट आपको डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि जो भी वोकैबुलरी आती है वो आपके 10वें क्वेश्चन में आती है। तो इस बात को आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी बातें हैं यदि आप क्वेश्चन के हिसाब से पता रखोगे तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, ताकि आप उसे बहुत जल्दी से देख सकते हैं कि चौथे क्वेश्चन पे क्या है, तीसरे पे क्या है, 7वें में क्या है। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से जान सकते हैं और जिस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से जानते हैं उसको आप पहले कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था अनसॉल्व पेपर सन 2020 और सेट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5वां, यानी कि ये 5वां पार्ट है। इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे, ये आपका सेट भी समाप्त हो जाएगा। तो आज का जो पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपका वोकैबुलरी को डिस्कस किया जाएगा, यानी वोकैबुलरी में जो भी चीज़ें आती हैं आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि वोकैबुलरी में 5 चीज़ें आती हैं: सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, होमोफॉन्स और आपका है यानी कि वर्ब सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इस तरह से 5 चीज़ों को मिला के बनता है वोकैबुलरी, जो कि आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें टॉपिक लिया है आपका जो 10वें का एक क्वेश्चन है। तो उसमें क्या होता है, यानी कि ईडियम्स आते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या आते हैं? ईडियम्स, और फिर दूसरे में आपके एंटोनियम्स, फिर सिनोनियम्स, फिर आपका सब्स्टिट्यूट यानी कि जो वर्ब सब्स्टिट्यूशन उसको बोलते हैं, और फिर लास्ट में आता है आपका होमोफॉन्स। ठीक है, तो इस तरह से जैसे आता है उसी प्रकार से आपको वर्णन करेंगे। भले ही हमने आपको उसमें इसका क्रम बदल दिया था, लेकिन जो पेपर का पैटर्न होता है वो यही होता है, इसलिए आपको इसी तरह से बताया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। यूज एनी ऑफ 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस इन योर सेंटेंसेस, यानी कि अब मैं आंसर पर ले लेता हूं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें हम ना लिख पाए हों, लेकिन हम ज़्यादातर यही करते हैं कि सारी चीज़ें हम इस पर इंडिकेट कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यदि किसी के पास अनसॉल्व पेपर भी नहीं है तो वो भी बहुत ही आसानी से प्रत्येक क्वेश्चन को समझ सकता है। ठीक है, तो एक बार इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंस एज सो एज द ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, यानी कि आपको किन्हीं 3 शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है और उनका इस तरह से प्रयोग करना है ताकि उनका अर्थ बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ सके। ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ पर 5 को डिस्कस कराएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, आपको सबको समझाना है। हो सकता है कि जिनको हमने छोड़ दिया वही एग्जाम में आ जाए, इसीलिए जो भी इसमें आएगा आपका आंसर पेपर में हम सबको डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसमें पहला है आपका विदाउट रेम और रीजन। तो मैंने इसमें सब कुछ लिख दिया है, इससे ही आप पहचान सकते हैं। तो देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि 1 या 2 तो आपका 2 में से आ जाता है। मैंने आपको बताया था 1 या 2 तो 2 में से आ जाता है, और 2 आपके उसमें आ जाते हैं आपके फ्रेजेस। क्या आ जाते हैं? 2, और 3 आते हैं ईडियम्स। यदि आप 2 वाले भी याद कर लें तो बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो, इसमें एक 2 वाला ये आ गया है, ठीक, और ये भी आपका 2 वाला ही है। इसमें गलत लिखा हुआ है, ये भी आपका 2 वाला ही है। तो 2 आपके 2 वाले आ चुके हैं इसमें। और अब देखें कि फ्रेज कितने आए हैं। तो देखो, ये फ्रेज है, ये फ्रेज है, 2 फ्रेज आ गए आपके, और ये बिना 2 वाला आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हम आपको बता देते हैं कि यदि आप कम से कम तैयारी भी करते हैं हिसाब से तो बहुत ही अच्छी तरह से आप इनको कर सकते हैं। यानी जितने भी 2 वाले उनको याद कर लीजिए, और उसके अतिरिक्त जो आपके फ्रेज हैं उनको याद कर लीजिए। तो आपको एक तो फ्रेज मिल जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से, और 2 आपको इडियम्स मिल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं कंप्लीट। ठीक है ना, तो पहला स्टार्ट करते हैं विदाउट मिस, बिना रेम और रीजन, यानी कि
बिना रेम, रेम मीन्स क्या होती है, लय होती है, लय, और रीजन मीन्स कारण होता है, तो क्या होता है, बिना नियम के, यानी कि बिना नियम के, बिना कानून के, या बिना किसी कारण के भी कह सकते हैं इसको हम, बिना किसी कारण के ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमको अगर हिंदी मीनिंग पता होगा, हमने आपको पहले ही बताया था कि यदि आपको हिंदी मीनिंग पता हो तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो इसका सेंटेंस देख लेते हैं। मैनी सोल्जर्स, बहुत से सिपाही वर किल्ड, मारे गए, एट गोलवन आउटपोस्ट इन लद्दाख विदाउट रिम और रीजन, यानी कि बिना कारण के या बिना नियम के कह सकते हैं कि बिना नियम के बहुत से सिपाही मारे गए। कहाँ पर मारे गए, यानी कि लद्दाख की जो चौकी है गोलवन, लद्दाख की गोलवन चौकी पर बहुत से सिपाही बिना कारण के, बिना नियम के मारे गए। तो बहुत ही आसानी से देखो अपने आप अर्थ बना लिया इसका। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको यही सेंटेंस बनाना है, आप अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल लगे, यदि आप इससे अच्छा भी एग्जाम्पल थिंक कर सकते हैं तो आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। टू बरी द हैचेड, यानी कि झगड़ा समाप्त करना। क्या मतलब है इसका, झगड़ा समाप्त करना। तो आपको यह पता होना चाहिए कि झगड़ा समाप्त करना इसका मतलब है। आगे देखते हैं, द केस इज ओवर, यानी कि जो केस था, जो मुकदमा था, इज ओवर, यानी खत्म हो चुका है, खत्म हो गया है, मुकदमा खत्म हो गया है। एंड देयरफॉर, और इसलिए, मुकदमा खत्म हो गया है और इसीलिए, यू मस्ट बरी द हैचेड, इसीलिए तुम्हें झगड़ा समाप्त कर देना चाहिए। यानी कि जो केस था, जो मुकदमा था, वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, ओवर हो चुका है, पूरा हो चुका है कह सकते हैं। तो तुमको क्या, यानी कि जो झगड़ा था उसको समाप्त कर देना चाहिए। आगे देखते हैं थर्ड पर क्या है, टू पॉकेट ऑन इंसल्ट, कह सकते हैं कि अनादर सहना। क्या होता है, अनादर सहना, या कोई गलत बात कहता है तो उसको सहना। तो देख लेते हैं, दिनेश इज ए रेस्पेक्टेबल मैन, यानी कि दिनेश एक कैसे है, एक सम्मानीय व्यक्ति हैं, एक रेस्पेक्टेबल मैन है, सम्मानीय व्यक्ति हैं। सो इसीलिए, ही कैन नॉट पॉकेट एन इंसल्ट, इसीलिए वह अनादर को सहन कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि दिनेश कैसे हैं, दिनेश एक सम्मानीय व्यक्ति हैं, इसीलिए वे अनादर को सह सकते हैं। तो बात समझ में आई। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि माई फादर या माई अंकल या माई मदर, हम कुछ भी कह सकते हैं, यानी जो आपको सूटेबल लगे। मैंने तो दिनेश नाम लिख दिया है, ठीक है, तो आप और कोई नाम लिख सकते हैं या दिनेश ही रहने दें, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, तो आगे देखते हैं अगले पर, फोर्थ पर क्या है, ब्रिंग अबाउट, जिसमें कहा उत्तरदायी होना, यानी कि ब्रिंग अबाउट में क्या होता है, उत्तरदायी होना। तो इट इज करेक्ट, यह सत्य है, इट इज करेक्ट, यह सत्य है, दैट की हिज फॉली, यानी कि उसकी मिस्टेक, हैज ब्रॉट अबाउट हिज फेलियर इन लाइफ, यानी कि इट इज करेक्ट, यह सत्य है कि उसकी जो फॉली है, यानी कि उसकी जो गलती है वो क्या है, वो उत्तरदायी है, फेलियर इन हिज लाइफ, यानी जीवन में असफलता के लिए उसकी गलती ही उत्तरदायी है। ठीक है ना, आपको और अच्छा एग्जाम्पल मिलता है, आप उसे बना सकते हैं, बट सही होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ रटने की नहीं होती है। आपको सिर्फ क्या करना है, ये हिंदी मीनिंग याद रखने हैं सिर्फ इंग्लिश बेस पर। ठीक है, आगे लास्ट देखते हैं, सेट असाइड। सेट असाइड मीन्स क्या होता है, रद्द करना। क्या होता है, रद्द करना। तो कह सकते हैं कि हाई कोर्ट ने हमारे केस को रद्द कर दिया, कह सकते हैं ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द हाई कोर्ट हैज सेट असाइड अवर केसेस, यानी कि हाई कोर्ट ने
हमारे जो केस हैं उनको क्या कर दिया, उनको रद्द कर दिया। तो बहुत ही आसानी से बन गया, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये थे 5 हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस, और मैंने आपको बताया था कि 2 आपके फ्रेजेस आते हैं, 3 इडियम्स आते हैं, और जिसमें 1 या 2 तो आपको 2 वाले मिल जाएंगे। कौन से मिल जाएंगे? 2 वाले, जो इसमें 2 दिया हुआ है। तो जितने भी 2 वाले हैं आप उनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, 1 या 2 तो एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वें का बी, राइट एंटोनियम्स। राइट में से लिखो, एंटोनियम्स होता है विलोम शब्द, यानी कि विलोम शब्द लिखिए ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी निम्नलिखित शब्दों के। तो देखो मैंने इसमें तीनों शब्द लिख दिए हैं, और ताकि मैं अगर इसके बेस पर इसको साथ साथ लिखता तो फिर उसका बनाता तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता, और फिर उसको जो बड़ा वीडियो होता है उसको देखने में बोरियत होती है। इसलिए मैं इसको पहले से इंडिकेट कर देता हूं ताकि बहुत ही जल्दी मामला सही हो जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसका फर्स्ट है आपका एंटोनियम्स। इसका एग्जाम में आपको 3 वर्ड दिए होते हैं और तीनों का ही लिखना होता है। तो फर्स्ट पर है आपका एक्सपीडाइट। क्या है? एक्सपीडाइट, यानी कि तेजी लाना, कह सकते हैं कि तेजी लाना। एक्सपीडाइट में क्या होता है? तेजी लाना। और डिले में क्या होता है? किसी काम को धीरे धीरे करना, मद्दी लाना, मद्दाबन लाना। ठीक है ना, यानी तेजी लाना क्या होता है? कोई काम है तो उसको जल्दी जल्दी करना, क्या होता है? एक्सपीडाइट होता है। और डिले में क्या होता है? कहना कि काम बहुत डिले हो रहा है, मतलब काम बहुत पीछे हट रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें इसका उल्टा ही तो लिखना है। अगला वर्ड देखिए, इंटियल। क्या है? इनिटियल है। इनिटियल मीन्स क्या होता है? आरंभिक। क्या होता है? आरंभिक, जिसको कह सकते हैं कि शुरुआत। यानी इंटियल मीन्स क्या होता है? आरंभिक कह सकते हैं या शुरुआत कह सकते हैं। तो जब शुरुआत होगी तो इसका क्या होगा? फाइनल। यानी कि इनिटियल का क्या हो जाएगा? फाइनल, यानी कि इसको कहते हैं अंतिम कह सकते हैं। प्लेंटी। प्लेंटी मीन्स क्या होता है? प्रचुर, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में। और स्कार्स मीन्स क्या होता है? कम मात्रा में कह सकते हैं, खाली भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं। और इसका सही तरीका करने का है कि आपको हिंदी याद होनी चाहिए, तो बहुत ही आसानी से अगला शब्द आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वें का सी, राइट सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी कि निम्नलिखित शब्दों का क्या लिखिए? सिनोनियम, जिसको हम हिंदी बोलते हैं पर्यायवाची। क्या लिखिए? पर्यायवाची कह सकते हैं या समानार्थी कह सकते हैं। तो पहला वर्ड है आपका एसेंट। क्या है? एसेंट मीन्स क्या होता है? चढ़ाई। चढ़ाई होती है ना, इसका एक और चढ़ाई लगना है तो राइज कह सकते हैं। बहुत ही सरल वर्ड लिया है हमने। एसेंट का क्या होगा? राइज, यानी कि राइज में से चढ़ना होता है। आगे अगला देखते हैं, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी मीन्स क्या होता है? अपमानजनक। क्या होता है? अपमानजनक। तो अब हमको सम्मानजनक शब्द लाना है, जिसका होता है ह्यूमिलेटिंग। क्या होता है? ह्यूमिलेटिंग होता है, सम्मानजनक कह सकते हैं इसका। आगे है प्रोफिशिएंट। थर्ड पर क्या है? प्रोफिशिएंट मीन्स होता है कुशल। क्या होता है? प्रोफिशिएंट मीन्स क्या होता है? कुशल कह सकते हैं। और इसका क्या होगा? एक्सपर्ट। क्या होगा? एक्सपर्ट, यानी कि एक्सपर्ट कह लो, स्किलफुल कह लो, यानी चतुर जो होता है, चालाक जो होता है उसको बोलते हैं। तो एक्सपर्ट कह सकते हैं या स्किलफुल कह सकते हैं। बहुत सारे वर्ड होते हैं, बट आपको एग्जाम में एक लिखना होता है, इसलिए हम एक ही लिखाते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वें का डी, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड। यानी कि आपको क्या करना है? वन वर्ड लिखना है, यानी कि एक शब्द लिखना है। फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि जो 3 शब्द दिए हुए हैं उनका आपको एक शब्द में उत्तर देना है, जिसको कह सकते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसा कहा जाता है ना। तो देख लेते हैं, इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड। इनकैपेबल होता है अयोग्य, ऑफ बीइंग डिफीटेड यानी कि पराजित होने में असमर्थ कह सकते हैं। क्या होता है? पराजित होने में असमर्थ। तो क्या होगा? इनविंसिबल। क्या होता है? इनविंसिबल। क्या होता है? इनविंसिबल बोलते हैं इसको हम। तो या कह सकते हैं कि अपराजित जिसको बोलते हैं, इनविंसिबल, यानी जिसको पराजित न किया जा सके, ऐसा व्यक्ति। अगला है ए लिस्ट ऑफ बुक्स, एक सूची ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों की एक सूची, जिसको बोलते हैं कैटलॉग।
क्या बोलते हैं, कैटलॉग, यानी कि सूची पत्र कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं, सूची पत्र, कैटलॉग। आगे थर्ड पर देखते हैं क्या है, विच कैन नॉट बी रीच्ड, यानी कि जहां पर पहुंचा ना जाए कह सकते हैं, तो वो क्या होता है, मैसेसेबल। क्या होता है वो, मैसेसेबल होता है। और इसको दुर्गम कह सकते हैं, अचूक कह सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप इनके वर्डों के बेस पर इसको आप लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही समझने का मैटर है और हम आपको इसको बता चुके हैं, बहुत ही आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वें का ई। क्या है, 10वें का ई। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंस, यानी कि दिए हुए शब्दों को अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं होमोफोन्स। इसमें दो वर्ड दिए होते हैं जिनका समान उच्चारण होता है, अर्थ अलग होता है लेकिन उच्चारण का क्या होता है, समान होता है। तो फर्स्ट है आपका डिसेंट। क्या होता है, डिसेंट, यानी कि अवरोहण करना। क्या होता है, अवरोहण करना। और दूसरा भी क्या है, डिसेंट, यानी कि विरोध करना कह सकते हैं। ठीक है ना, यानी अवरोहण करना। और माई एयरक्राफ्ट मेड ए वेरी स्टीप डिसेंट, यानी कि माई एयरक्राफ्ट मेड ए वेरी स्टीप डिसेंट, यानी कि मेरा जो विमान है वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा अवरोहण करता है। ठीक है ना, तो इस तरह से बना सकते हैं इसको हम। आगे है डिसेंट में क्या होता है, विरोध करना। तो हेल्थी सोसाइटीज, यानी कि जो स्वस्थ समाज होते हैं, यानी स्वस्थ समाजों में क्या होता है, शुड, स्वस्थ समाजों को शुड मिस चाहिए, बियर मिस सहन करना चाहिए, और डिसेंट मिस किसको, विरोध को। यानी कि जो स्वस्थ समाज होते हैं उनको विरोध को क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपको जैसा मैंने लिखा सेंटेंस वही बनाना है। यदि आप इससे अच्छा सेंटेंस थिंक कर सकते हो तो आप उसको भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है, जिसको हम वोकैबुलरी के क्वेश्चन के नाम से भी जान सकते हैं। तो देखो सारी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया, और आप वीडियो को 2 या 3 बार तरह से देख लोगे तो बहुत ही आसानी से आपको सारी चीज़ें एक बार में ही याद हो जाएंगी। ठीक है ना, और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी विद्यार्थी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।